अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का काफ़ी बेसिक चीज़ है। ये केमिस्ट्री पढ़ने से पहले इन सब की जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें हम लोग ये नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, ये कंपाउंड का नाम लिखना, ये जानना जरूरी है। नाम लिखना और फॉर्मूला, है ना। तो पहले हम लोग जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग मेजर जो टाइप है उसमें बांटते हैं। ये एसिड, दूसरा बेस और तीसरा सॉल्ट्स। एसिड, बेस और सॉल्ट, ये तीन के बारे में। तो और होता है क्या, इसमें हम लोग एक एसिड लेते हैं Ha, ये एसिड हुआ, या इस तरह से कि एसिड और बेस, ये आप लोग पढ़े ही होंगे। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट और क्या, वाटर। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। हिंदी में उदासीनीकरण, इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं इस रिएक्शन को, कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, ये तो पता है। तो एसिड क्या होता है, एसिड को पानी में, अगर ये रिएक्शन लेकिन वाटर में होता है, रिएक्शन हवा में नहीं होगा, गैस फेज में नहीं होगा। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वाटर। तो वाटर में ये एसिड जाकर के टूटेगा, क्या बनाएगा, H+ देगा, H+, और एक क्या देगा, एनायन, ये एक एनायन देगा, नेगेटिव आयन। इसको क्या कहते हैं, एनायन। कोई भी एसिड पानी में घुलने के बाद H+ देगा और एनायन देगा। बेस क्या करेगा, ये जब पानी में घुलेगा तो बेस एक देगा कैटायन, पॉजिटिव आयन, और OH-, ये हो गया कैटायन। ठीक है। तो ये, और अब ये जो सॉल्ट है, ये एनायन और कैटायन दोनों मिलके क्या बना देगा, ये सॉल्ट। ये कैटायन ये है, और एनायन दोनों मिला, कैटायन और एनायन, और दोनों मिलके क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया। और वाटर में H+ और OH- मिल गया, क्या बना दिया, HOH, H2O हो गया, H+ OH-, तो ये वाटर बनता है। तो एसिड और बेस मिलकर बनता है सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट में एक कैटायन हुआ और एक एनायन हुआ। कैटायन कहाँ से आया, एसिड से कि बेस से, बेस से। कैटायन का सोर्स कौन है, बेस। इसलिए कैटायन को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, बेसिक रेडिकल। हिंदी में वो क्षारीय मूलक कहते हैं, है ना, बेसिक रेडिकल। ये कहाँ से आया, एनायन एसिड से, इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए, एसिडिक रेडिकल या एसिड रेडिकल। तो दो होता है, बेसिक रेडिकल और
एसिडिक रेडिकल, इन दोनों के मिलने से जो कंपाउंड बनता है वो क्या कहलाता है? सॉल्ट कहलाता है। तो सॉल्ट इज ए कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ, यानी बना होता है एक बेसिक रेडिकल और एक एसिडिक रेडिकल से। ठीक है, इसका नाम एसिडिक रेडिकल क्यों? क्योंकि ये एसिड से आ रहा है। इसका नाम बेसिक रेडिकल क्यों? ये बेस से आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को नोमेनक्लेचर एसिड का जानना है, बेस का जानना है और सॉल्ट का जानना है। तो सॉल्ट का नोमेनक्लेचर जानने से पहले उन दोनों का जानना जरूरी है, क्योंकि एसिड से ही ना एनायन डेवलप हो रहा है। तो एसिड का नाम जानेंगे तो एनायन का नोमेनक्लेचर हम लोग खुद ब खुद जान जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लेते हैं यहाँ एसिड्स के बारे में। तो एसिड, एसिड जो टर्म है ये हम लोग सिंपली जानते हैं, ये एसिड जो टर्म लिया गया है किससे? एसिडस से। एसिड टर्म एसिडस से लिया गया है। एसिडस का मतलब होता है सावर, खट्टा। तो एसिड शब्द का जो ओरिजिनल मीनिंग ही है खट्टा। तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो एसिड हैं, या जितने भी एसिड हैं वो खट्टे होते हैं। ये स्वाद में खट्टा होता है। एसिड से रिलेटेड बहुत सारा थ्योरी दिया, टाइम टू टाइम आया कि एसिड से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आए। तो सबसे पहले जो बताया था अकॉर्डिंग टू लेबोजियर, लेबोजियर का नाम जानते होंगे, ये लेबोजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं। तो लेबोजियर के अनुसार क्या है, किसी भी नॉन मेटल को हम लोग एयर में बर्न करेंगे, एयर में बर्न करेंगे। तो एयर का जो एक्टिव पार्ट होता है कौन? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, लेबोजियर ही एयर को दो हिस्से में बांटा था। लेबोजियर एयर को दो हिस्से में बांटा था कि एयर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या है कि एक बेलजार कहते हैं उसको, ये कांच का ऐसे मतलब टेबल पे ऐसे रख दिए, उसके अंदर एयर है और उसके अंदर एक चूहा रख दिए, वो चूहा जीवित रह गया। अब क्या है, उसी एयर में एक कंटेनर लिए मरकरी का, और मरकरी उसमें भरा हुआ है, और वो मरकरी को भर करके उसके बाद उसके ऊपर बेलजार से उसको ढक दिए। कुछ देर तक छोड़ दिए तो मरकरी क्या किया, वहाँ से ऑक्सीजन को, वहाँ से एयर का एक पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी जो एयर बचा मरकरी में बहुत देर तक रखने के बाद वहाँ जब चूहा को डाले, चूहा मर गया। मतलब वो एयर का एक सर्टेन पार्ट को मरकरी एब्जॉर्ब कर लिया, और मरकरी के ऊपर लाल लाल टाइप का क्रिस्टल बन गया, और वो बाकी एयर में वो चूहा मर गया। तो उसको इनएक्टिव एयर कहा गया। वो इनएक्टिव एयर मतलब एजॉट, एजॉट को बाद में नाइट्रोजन कहा गया। और मरकरी के ऊपर जो वो लाल लाल दाना है उसको अलग करके उसको गर्म किया, फिर वहाँ से एक गैस बना। उस गैस में जब चूहा को रखा तो वहाँ वो गैस में चूहा जीवित रहा। तो उसको, यानी वो कहाँ से आया था? एयर का ही कुछ पोर्शन रिएक्ट करके वो बना था, फिर मरकरी को हीट किए तो वो एयर फ्री हो गया, तो उसमें चूहा जीवित रहा, तो उसको कहा गया एक्टिव एयर। और उसके अलावा जो बचा एयर उसमें चूहा मर गया, उसको क्या कहा गया? इनएक्टिव एयर। तो जो एक्टिव एयर की तुलना में वॉल्यूम 4 गुना था एयर में इनएक्टिव का, इसीलिए एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? 4:1 लगभग, है ना। 79% नाइट्रोजन होता है और 21%, 78% होता है लगभग नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, बाकी 1% में सारे गैस आ जाते हैं। ठीक है,
तो ऑलमोस्ट 4 गुना हुआ ऑक्सीजन से। तो एयर का एक्टिव पार्ट ऑक्सीजन, नाम तो बाद में दिया लेवोजियर, पहले उसको क्या कहा गया था, एक्टिव एयर, और जिसमें कोई चीज़ चूहा जीवित नहीं रहा उसको इनएक्टिव एयर कहा गया, जिसको एजॉट कहा गया, एजॉट जो बाद में नाइट्रोजन कहा गया उसको। तो ये ऑक्सीजन इसका नाम क्यों पड़ा ये अभी क्लियर होगा। ऑक्सीजन का मतलब ही होता है एसिड प्रोड्यूसर। ऑक्सीजन का शाब्दिक अर्थ क्या है, एसिड प्रोड्यूसर। तो लेवोजियर ने देखा क्या, किसी नॉन मेटल को जब एयर में, नॉन मेटल को जब एयर में बर्न किया गया तो यहाँ पर एक ऑक्साइड बना, ऑक्साइड, ये गैसियस ऑक्साइड बना, ठीक है। और इस ऑक्साइड को क्या किया गया, डिसॉल्व्ड इन वाटर, डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी में घुलाया गया। तो पानी में घुलाने पर यहाँ जो सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन हुआ, ये एसिड हो गया, ये एसिड। ये सॉल्यूशन स्वाद में खट्टा होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, इसलिए ये एसिड कहा गया। तो यानी एयर ही ना नॉन मेटल से रिएक्ट करके एसिड उत्पन्न किया, इसलिए एयर की उस पार्ट को एसिड प्रोड्यूसर कहा गया, जिसका नाम रखा गया ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल एयर से रिएक्ट करके जो ऑक्साइड बनाया, पानी में घुलाने पर सॉल्यूशन बना जो स्वाद में खट्टा हुआ, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दिया, इसी को एसिड कहते हैं। तो इस तरह से लेवोजियर बताया क्या कि एसिड का इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन है, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन का नॉन मेटल एसिड बना ही नहीं सकता, यानी ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया किसका, एसिड का। एसिड का इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया ऑक्सीजन। लेकिन फिर बाद में एक आए साइंटिस्ट डेवी, हम्फ्री डेवी, डेवी ने बताया कि HCl का भी सॉल्यूशन जो है पानी में घुलाए, AQ मतलब एक्वस, पानी में घुलाया गया, ये जलीय घोल हो गया। तो HCl में तो ऑक्सीजन कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन ये इसको पानी में घुलाते हैं, ये सॉल्यूशन भी खट्टा होता है स्वाद में, और ये भी ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है। तो यहाँ तो ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन ये एसिड तो है। इसका मतलब ये जो लेवोजियर जो बताए थे वो पूरी तरह सही नहीं है बात, है ना, वो पूरी तरह सही नहीं है। बिना ऑक्सीजन के भी एसिड हो सकता है। इस तरह से एसिड को फिर डेवी ने 2 हिस्से में बांटा, एसिड को उन्होंने 2 हिस्से में बांटा हम्फ्री डेवी ने, ठीक है। 2 हिस्सा कौन कौन, एक जिस एसिड में ऑक्सीजन है और एक जिस एसिड में ऑक्सीजन नहीं है। इस तरह से ये एसिड्स को 2 हिस्से में बांटा गया। एक क्या हो जाएगा, एक को हम लोग कहेंगे यहाँ हाइड्रो एसिड्स या हाइड्रा एसिड्स, ठीक है, ये हम लोग कहेंगे। और एक को हम लोग कहेंगे यहाँ पर क्या, ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रो एसिड्स और ऑक्सी एसिड। हाइड्रो एसिड्स में क्या है, हाइड्रोजन होगा, है ना, हाइड्रोजन होगा प्लस नॉन मेटल होगा, NM मतलब नॉन, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल। और ऑक्सी एसिड में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा प्लस नॉन मेटल होगा प्लस ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ये तीनों होगा, तब ऑक्सी एसिड। और हाइड्रो एसिड में हाइड्रोजन और नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा, तो उसको हम लोग हाइड्रो एसिड कहेंगे। जिसमें हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ साथ ऑक्सीजन भी हो उसको ऑक्सी एसिड कहेंगे, ठीक है। एसिड के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों का अलग अलग कहना है।
जैसे लेबोजियर ने कहा, उसके आगे डेवी ने फिर कुछ बात कहा, फिर मॉडर्न कंसेप्ट आया जिसमें क्या कहा गया, आर्हेनियस था, फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी था, लिविस था, उसानोविच था, लक्स था, इनगोल्ड था, ये फ्लड था, है ना। सब अलग अलग वैज्ञानिक ने टाइम टू टाइम एसिड के बारे में अलग अलग थ्योरी देता चला गया, लेकिन हम लोग सबसे कॉमन थ्योरी इन जनरल जो पढ़ते हैं वो आर्हेनियस थ्योरी है, आर्हेनियस की बात पढ़ते हैं, है ना। ऐसे वो सारे थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, सिलेबस में है 11-12 के। ये तो हम एक केमिस्ट्री सीखने के लिए शुरू का चीज़ है, वो ये सब है कि नाम हम लोग कैसे जाने, फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, बैलेंस करने का एक एकदम अद्भुत तरीका है, वो बताएंगे। वो आप मतलब गारंटीड है कि वो तरीका आप नहीं पढ़े होंगे, और वो जो टेक्निक है वो कहीं से केमिस्ट्री नहीं है, पूरा मैथमेटिक्स है, और काफ़ी इजी हो जाता है बैलेंस करना। तो पहले हम ये नोमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे, फिर हम उन चीज़ों को बैलेंस करने का बेसिक तरीका हम बताएंगे। तो हम पहले यहाँ लेते हैं अब किसके बारे में, हाइड्रो एसिड के बारे में। हाइड्रा एसिड या हाइड्रो एसिड जो इसको कहिए, हाइड्रा एसिड्स। हाइड्रो एसिड्स को हम लोग, ये क्या होता है, एक हाइड्रोजन और क्या होगा, नॉन मेटल, ठीक है, हाइड्रोजन और नॉन मेटल होगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये मान लीजिए HA है, एसिड को HA ऐसे लिए, तो ये टूटेगा, टूट करके क्या बनाएगा, H प्लस, और क्या होगा, H प्लस और A माइनस क्या हुआ, एनायन हुआ, और ये H प्लस क्या हुआ, इसको कहते हैं प्रोटॉन। क्यों प्रोटॉन कहते हैं, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। H प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचा क्या, प्रोटॉन ही बचा ना, है ना। हाइड्रोजन एटम जो है कैसा होता है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता नहीं है, और चारों तरफ घूमता रहता है क्या, इलेक्ट्रॉन। और H प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, तब ना प्लस चार्ज आया, तो निकल गया तो बचा क्या, प्रोटॉन। इसलिए H प्लस को क्या लिखते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। और A माइनस, इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रो या हाइड्रा एनायन, हाइड्रो एनायन या हाइड्रा एनायन, ठीक है। हाइड्रो एसिड से बनता है हाइड्रो एनायन, ये हाइड्रो एसिड हुआ। तो ये जो होता है, ये हाइड्रो भी लिख सकते हैं, दोनों लिखा जा सकता है, दोनों तरह के टर्म बुक में मिलते हैं। ये हाइड्रो एसिड है, और वो H प्लस लूज करके हाइड्रो एनायन बनाया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात, और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, कि एसिड कभी गैस फेज में टूटता ही नहीं है। अगर ये गैसीय अवस्था में हो तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, गैस फेज में ये टूटता नहीं है। ये कब टूटता है, एक्वस फेज में, पानी में, सॉल्वेंट में ये टूटता है, ये गैस फेज में नहीं टूटता है, ठीक है। तो दिस डिसोसिएशन या दिस आयोनाइजेशन doesn't take place in gas phase। ये गैस फेज में
टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता? इसका रीजन क्या है कि ये क्यों नहीं टूटता गैस फेज में? तो इसका रीजन है, गैस फेज में नहीं टूटने का रीजन क्या है? देखिए, एक सिंपल सा कंसेप्ट आप समझिएगा, ये चार्ज इज बैड, ये एक तो समझ ही जाइएगा कि ये मतलब हम अगर पढ़ाते हैं तो मेरा स्टूडेंट कोई अगर है तो उसकी ये पहचान है कि वो में अगर हम पढ़ाए हुए हैं और वो कभी हम भूल गए कि बहुत लंबे समय के बाद कि ये मेरा स्टूडेंट है, हम नहीं पहचान पा रहे हैं, तो कोई स्टूडेंट हमको परिचय ये बात कह देता है तो हम समझ जाते हैं हाँ ये मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट है। ये मतलब आइडेंटिफिकेशन है एक तरह से। चार्ज इज बैड होता है क्या, कोई भी, जैसे हम लोग एक बुक है जोएल कार्टी की, पियर्सन पब्लिकेशन से बुक आती है, उस बुक का नाम ही है द नट्स एंड बोल्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नट एंड बोल्ट मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले उसको पढ़कर अपना नट बोल्ट टाइट कर लें, है ना, अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लें। तो उस बुक में एक चैप्टर ही दिया हुआ है चार्ज इज बैड। उसी तरह से मॉरिसन बॉयड में चैप्टर नंबर 6 शायद उसमें दिया हुआ है रोल ऑफ सॉल्वेंट, उसमें भी इसी फैक्ट को मैंने एक्सप्लेन किया गया है। तो चार्ज इज बैड, किसी भी एटम पे कोई चार्ज आ जाए वो खराब चीज़ है। चार्ज आ गया मतलब उसका स्टेबिलिटी घट गया, बहुत कम हो गया, वो उस रूप में नहीं रहना चाहेगा। वो अब कोशिश क्या करने लगेगा कि जैसे भी हो हम अपने ऊपर चार्ज को ख़त्म करें, हटा दें। चार्ज को ख़त्म करेंगे तो उससे क्या होगा, हम स्टेबल हो जाएंगे। तो किसी भी सिस्टम पे अगर चार्ज आ गया तो ये समझ जाइए वो अब अनस्टेबल हो गया, और वो अब प्रयास क्या करेगा कि किसी भी तरह से हो हम अपने ऊपर चार्ज को हटा दें ताकि हम स्टेबल हो जाएं। तो यहाँ पर ये जो एक होता है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी होता है। जैसे डेंसिटी ऐसे जानते हैं ना, डेंसिटी घनत्व क्या होता है, चार्ज डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ चार्ज डेंसिटी में मास के जगह हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और उसके बाद नीचे इसमें हो जाएगा क्या, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और नीचे साइज ऑफ आयन, आयन का साइज। तो अब देखिए अगर ये H प्लस, ये हाइड्रो एसिड टूट रहा है, H प्लस बना रहा है, तो चार्ज डेंसिटी ऑन H प्लस आयन कितना होगा बताइए। H पर एक ही ना प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, तो एक प्लस चार्ज का वैल्यू होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये वैल्यू होता है, एक यूनिट चार्ज का ये वैल्यू होता है। और हाइड्रोजन जो था H प्लस, तो H प्लस अभी बताए थे ना कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आप निकाल ही दिए तो ये तो हट गया, तो बाकी न्यूक्लियस ही ना बच गया। तो न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस का साइज क्या, यहाँ वॉल्यूम ऑफ आयन लिख लीजिए, साइज की जगह वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आयन।
तो वॉल्यूम लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस तो कैसा है, स्फेयर है, गोला है, तो गोला का वॉल्यूम 4/3πr³ होता है ना। और r कितना होगा, तो न्यूक्लियस का रेडियस लगभग 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है, तो इसका क्यूब होगा कि नहीं, क्यूब। तो इसको निकालिए, कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म को छोड़िए, अगर इसका ऐसे हम अगर वैल्यू लें तो वैल्यू हम बता ही दे रहे हैं, वो पूरा कैलकुलेट करके 1.602 इंटू 10⁻⁻19 बाय 4 और 3 तो ऊपर चला जाएगा, इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻39, इधर कूलम और इधर सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, कितना वैल्यू आएगा ये देखते हैं। तो वैल्यू आएगा ये 1.602 इंटू 3, ये डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3.14, ये हो जाएगा 0.38। तो 0.38 तो 0.4 लगभग हम लोग लिख सकते हैं, 0.4 इंटू 10⁻, कितना 20 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पर या इसको हम लोग 4 इंटू 10⁻19 कूलम्ब पर सीसी हो जाएगा, होगा। तो ये चार्ज डेंसिटी क्या होगा, बहुत हाई हो गया, 10⁻19 समझते हैं, 10⁻19 यानी कितना हो जाएगा, 4 के बाद यहाँ 19 जीरो होगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा। तो चार्ज डेंसिटी ये क्या हो गया, वेरी हाई। तो इसके वजह से चार्ज डेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर वो तो और ज़्यादा बैड होगा, है ना। इसीलिए वो क्या करेगा, इस फॉर्म में रहना ही नहीं चाहेगा, ये बनेगा और बनते ही क्या करेगा, ये एनायन है, इसका भी तो चार्ज डेंसिटी होगा, इसका भी हाई होगा, लेकिन उसकी तुलना में कम होगा, क्योंकि इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा ना। हाइड्रोजन से छोटा कोई हो ही नहीं सकता, हाइड्रोजन से बड़ा ही होगा, तो ये बड़ा होगा, तो इसका साइज बड़ा, तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना, वॉल्यूम ज़्यादा, तो चार्ज डेंसिटी थोड़ा इसका कम होगा, इसलिए इसको नहीं लेकर हम इसी से एक्सप्लेन किए। तो इसका अगर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब वो इस रूप में रहना ही नहीं चाहेगा, वो क्या करेगा, बनेगा भी तो कोशिश क्या रहेगा, चार्ज को ख़त्म करने का, वो क्या करेगा, तुरंत इसको खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि ये भी तो उस रूप में नहीं रहना चाह रहा है, ये भी चाह रहा है चार्ज ख़त्म करना, ये भी चाह रहा है ख़त्म, दोनों मिल जाएगा, मिल के यानी कि वापस फिर ये बना दिया, है ना। इसीलिए क्या होता है, HA कभी भी गैस फेज में टूटेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि टूटकर जो आयन बनाएगा वहाँ चार्ज डेंसिटी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, वो तुरंत दोनों अट्रैक्ट होगा और मिलके फिर वापस हाइड्रो एसिड बना देगा, टूटेगा ही नहीं। यानी और ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये एसिड नहीं कहलाएगा, इसलिए गैस फेज में ये एसिड नहीं है ना। तो ये तो द चार्ज डेंसिटी of gaseous H plus is so high that it attracts the anion immediately
attracts the anion immediately and gives back to HA. So it doesn't act as acid in gas phase. गैस फेज में वो एसिड का काम करता ही नहीं है। तो अब यहाँ पर इन ए पोलर सॉल्वेंट, ये अलग से हम लोग लेते हैं। एक पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, देखिए पोलर सॉल्वेंट में जैसे HA है, पहले तो टूटा और टूट करके क्या बनाया, यहाँ पर ये टूट करके बनाया H प्लस और A माइनस। अब क्या होगा, ये H प्लस को, ये जो X मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट था ना, सॉल्वेंट को क्या मान लिए S, ठीक है, S का मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये सॉल्वेंट क्या करेगा, ये H प्लस को चारों तरफ से घेर लेगा, HSX ये बना देगा। मतलब कैसा, ये H प्लस है ऐसे, और इसको चारों तरफ से S ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसको चारों तरफ से उसको घेर लेगा, ये चारों तरफ से ये ऐसे घेर लेगा। तो क्या करेगा, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन दिया तो H का चार्ज क्या हो गया, ख़त्म, और वो चार्ज कहाँ फैल गया, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ये सल्फर नहीं है, सॉल्वेंट है, फैल गया, सॉल्वेंट के पास चला गया। कितना घेरा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 7 10 ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो वो घेर रहा है। तो जो एक प्लस चार्ज कितने हिस्से में बढ़ गया, 7 हिस्से में, तो घटा कि नहीं चार्ज, तो चार्ज डेंसिटी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज घट गया क्योंकि 7 हिस्से में बढ़ गया, वो घटा। और जब सॉल्वेंट जुटा तो साइज क्या हो गया, बड़ा, तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया ये बढ़ गया, तो चार्ज डेंसिटी घट जाएगा कि नहीं। तो चार्ज जब घट गया तो चार्ज इज बैड, तो चार्ज जब कम हुआ तो स्टेबल क्या हुआ, बढ़ गया ना, स्टेबिलिटी बढ़ा ना। जब चार्ज यहाँ पर ज़्यादा रहता है तब ना अनस्टेबल होता है। तो ये तो सॉल्वेंट जो घिरा तो साइज, ये चार्ज घट गया क्योंकि सारे सॉल्वेंट उसको दे दे करके उसके चार्ज को ख़त्म किया, और वो चार्ज शिफ्ट कर गया कहाँ, सॉल्वेंट पे। तो चार्ज, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज घट गया और सॉल्वेंट घेरा तो उसका साइज भी बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो ऊपर का घटना नीचे का बढ़ना ये तो तेज़ी से घट जाएगा ना। तो चार्ज डेंसिटी घट गया, स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है, H प्लस या ये नीचे वाला, नीचे वाला ज़्यादा स्टेबल है। अब उसी तरह से क्या होगा, A माइनस है उसको भी सॉल्वेंट घेरेगा और ये घेर के क्या करेगा, ये यहाँ पर A माइनस और SY ये बना देगा, इसको भी घेरेगा। सॉल्वेंट ऐसा है वो दोनों दे सकता है, मतलब प्लस है तो उसको माइनस चार्ज देगा, और अगर माइनस है तो प्लस दे करके उसको चार्ज को घटाएगा। तो ये दोनों को मिलाइए क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए तीनों इक्वेशन को, H H कट जाएगा तो क्या होगा, HA और प्लस कितना X प्लस Y S होगा, होगा, ये होगा। और यहाँ से क्या बनेगा,
इस जगह ये ए माइनस कट गया, इधर H प्लस एस एक्स और फिर क्या हुआ ए माइनस एस वाई। तो दोनों का चार्ज घट गया, चार्ज डेंसिटी घट गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया, इसीलिए वो सॉल्वेंट में टूट जाएगा लेकिन गैस फेज में नहीं टूटेगा। क्लियर हो गया, समझ गए। अब अगर हम लोग लेते हैं इफ वाटर इज द सॉल्वेंट, वाटर, ये तो हम जनरल सॉल्वेंट लिए, अगर वाटर सॉल्वेंट हो तो क्या होगा, तो S के जगह वाटर हो जाएगा ना, तो HA होगा प्लस या X प्लस वाई क्या लिखेंगे H2O होगा ना, सॉल्वेंट की जगह H2O लिखेंगे, वाटर है, और यहाँ क्या होगा H प्लस और S के जगह H2O होल X और प्लस A माइनस और H2O होल Y। ठीक है, तो यहाँ अगर x का वैल्यू 1 होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x का वैल्यू 1, H2O में H प्लस जुड़ गया H3O प्लस होगा, और x2 हो गया तो H5O2 प्लस, x का वैल्यू 3 हुआ तो H7O3 प्लस, x का वैल्यू 4 हुआ तो H9O4 प्लस होगा। इन सब को हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और यहाँ इसको कैसे लिखते हैं, H प्लस और एक्वस लिख देते हैं, शॉर्ट में क्या लिख देते हैं एक्वस लिख दिए, सब एक साथ क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो आप लोग 10 क्लास में ये पढ़े होंगे कि एसिड वाटर में डिजॉल्व होकर के H प्लस देगा, H प्लस पानी में फ्री स्टेट में नहीं रहता, वो वाटर से मिलकर क्या बना देता है, तो आप केवल यही पढ़े होंगे H3O प्लस तक, लेकिन एक्चुअली इतना बन सकता है और भी 5 6 भी हो, आगे बढ़ता जा सकता है। तो H प्लस वाटर में इस रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसी इक्वेशन को हम लोग अब देखिए शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ये HA और X प्लस वाई H2O को हम लोग सीधा लिख देंगे क्या एक्वस, और फिर उससे क्या बना H प्लस एक्वस, फिर क्या लिखेंगे A माइनस एक्वस। इसी को जनरल फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एसिड, यानी कि हम लोग ये अगर HA ये अगर गैस फेज वे लिए तो गैस फेज वे यहाँ पर ये टूटेगा, नॉट एन एसिड, गैस फेज वे एसिड नहीं है। लेकिन अगर एक्वस फेज वे लेंगे तो क्या हो जाएगा H प्लस और A माइनस बना देगा। ठीक है, यानी एक्वस फेज में इट इज एसिड, ये एसिड की तरह काम करेगा। तो हाइड्रो एसिड कभी भी गैस फेज में क्या होता है, गैस फेज में एसिड नहीं होता है, बल्कि वो एसिड का काम कब करता है एक्वस फेज में। ये जो नोट करना है इसके नीचे होना चाहिए ना, H प्लस के लिए लिखे हैं ना हम यहाँ, इसके लिए
हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पर हम लोग जो लेते हैं इस जगह पे, ये जो यहाँ पर है एसिड, अब इसका एसिड का नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो यहाँ नेमिंग ऑफ हाइड्रो एसिड या हाइड्रा एसिड्स, जो भी ये हाइड्रो एसिड्स में इसका नोमेनक्लेचर यहाँ क्या होगा, अब तो दो फेज में होगा, इन गैस फेज, ठीक है, इन गैस फेज, और एक क्या हो जाएगा, इन एक्वस फेज, इन एक्वस फेज, ये ठीक है, गैस फेज और एक्वस फेज। यहाँ पर हम लोग जो लेते हैं ये हाइड्रो एसिड्स का हम लोग फॉर्मूला लेते हैं HXA। HXA मतलब X हाइड्रोजन की संख्या हो गई, कितने हाइड्रोजन हैं, और A तो नॉन मेटल का एनायन है। तो गैस फेज में नाम क्या होता है, ये हाइड्रोजन, पहले लिखेंगे हाइड्रोजन और फिर नॉन मेटल का नाम, और फिर लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, आइड, क्या जोड़ेंगे, आइड, ये गैस फेज में। और एक्वस फेज में इसका नाम क्या होगा, हाइड्रो, हाइड्रोजन अब नहीं लिखेंगे, हाइड्रो प्लस नॉन मेटल प्लस इक एसिड, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं HF से। HF बताइए क्या होगा, HF गैस फेज में क्या नाम होगा, गैस फेज में हाइड्रोजन होगा ना, हाइड्रोजन, और नॉन मेटल फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन में आइड जुटेगा तो क्या होगा, फ्लोराइड, फ्लोरीनाइड नहीं, फिर ये तो सिंपली जानते ही होंगे ये सब, तो फ्लोराइड। और बताइए एक्वस फेज में क्या होगा, हाइड्रो फ्लोरिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। जैसे देखिए HCl, बताइए क्या होगा, HCl का गैस फेज में क्या नाम होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये एक्वस फेज में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नाम से नहीं पता चल जा रहा है कि कौन गैस फेज में है, कौन एक्वस में है। वाटर में है तो एसिड टर्म लिखेंगे, लेकिन एसिड अगर नहीं है, आइड है, मतलब सीधा वो गैस फेज में है। और अगर उसी तरह HBr का हो जाएगा, HI का हो जाएगा उसी तरह से। अब देखिए अगर हम H2S लेते हैं तो क्या होगा, अब गैस फेज में हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा गैस फेज में, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। और एक्वस फेज में हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रो सल्फर से सल्फ्यूरिक, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड, ये ना होगा हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। उसी तरह से अगर हम लोग H2SE लेते हैं तो गैस फेज में क्या होगा,
हाइड्रोजन सिलेनाइड, सिलेनियम से सिलेनाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड, और यहाँ अगर एक्वस फेज में हाइड्रोसिलेनिक एसिड, हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं, ये मान लेते हैं NH3, हालांकि ये एसिड होता नहीं है, लेकिन उसी हिसाब से इसका एनायन बनता है, एसिड नहीं होता है, इसलिए एक काल्पनिक नाम, अगर गैस फेज में इसका काल्पनिक क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन नाइट्राइड, हाइड्रोजन नाइट्राइड इसका नाम होगा। और इसी को हम लोग स्पेशल नेम अमोनिया, और इसका हम लोग लेते हैं एक्वस फेज, एक्वस क्या होगा, हाइड्रोनाइट्रिक एसिड होगा ना, हाइड्रोनाइट्रिक एसिड एक्वस फेज में, ऐसा नाम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये मतलब ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, ये हाइपोथेटिकल है। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली NH3 जो है ये वाटर के साथ मिल करके बना देता है NH4OH बना देता है, और इसको हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ऐसे हम लोग कहते हैं। लेकिन अगर ये एसिड के तरह बिहेव करता तो नाम ऐसा होता, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कार्बन होता CH4, ये भी गैस की तरह काम नहीं कर, ये एसिड की तरह काम नहीं करता है, लेकिन इसका एनायन बनता है, इसलिए नाम हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो CH4 का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बाइड, हाइड्रोजन कार्बाइड, और इसी का स्पेशल नेम है मीथेन, हाइड्रोजन कार्बाइड, इसका ऐसे रूल के हिसाब से नाम होगा, स्पेशल नेम इसका मीथेन है। और अगर इसका एक्वस फेज एसिड होता तब क्या नाम होता, हाइड्रोकार्बोनिक एसिड, ये ना होता, हाइड्रोकार्बोनिक एसिड। अगर बोरॉन हो, बोरॉन BH3, तो इसका गैस फेज क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बोरा, हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन बोराइड, ब्रोमाइड नहीं, ब्रोमाइड तो Br के लिए होता है ना, हाइड्रोजन बोराइड, बोरॉन से बोराइड, या हाइड्रोजन बोरोनाइड भी लिख सकते हैं, बोरोनाइड या बोराइड। और उसी तरह यहाँ एक्वस फेज में अगर होता इसका हाइड्रोबोरिक एसिड, इसी से मिलता जुलता एक है HCN, CN को साइनाइड कहते हैं, इसलिए इसका गैस फेज में नाम होगा हाइड्रोजन साइनाइड, गैस फेज में हाइड्रोजन साइनाइड, और एक्वस फेज में हाइड्रो साइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक है। उसी तरह एक होता है HNC, HNC गैस फेज में ये आइसो नाम लग जाता है, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, और इसका नाम एक्वस फेज में हाइड्रो आइसोसाइनिक एसिड।
उसी तरह से एक और है HN3। HN3 ये अगर गैस फेज में है, N3 को एजाइड कहते हैं, तो इसका नाम होगा हाइड्रोजन एजाइड। हाइड्रोजन एजाइड। और एक्वस फेज में एजोइक एसिड, और इसी को हम लोग शॉर्ट में कह देते हैं हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड। ये जितना भी हाइड्रो एसिड है सबका नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल में या अब तक का जितना इसके अलावा हाइड्रो एसिड नहीं है। ठीक है, हाइड्रो एसिड जितना भी है सबका नाम हो गया, और ग्रुप वाइज भी हो गया, जैसे बोरॉन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। उसके बाद तो नोबल गैस होता है। पीरियोडिक टेबल में तो बोरॉन का हम ले लिए BH3, तो उसके नीचे वाले मेटल्स होते हैं, तो उसके हाइड्राइड वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे नहीं। कार्बन वाला लिए हैं तो कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है, तो वहाँ SiH4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ जर्मेनियम होगा तो GeH4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मतलब अगर SiH4, तो बताइए क्या नाम होना चाहिए था SiH4 गैस फेज में? साइनाइड, सिलिकॉन है, सिलिसाइड या सिलिकॉनाइड। सिलिकॉन है, हाइड्रोजन सिलिकॉनाइड, और अगर एक्वस फेज में है हाइड्रोसिलिकॉनिक एसिड हो जाएगा। उसी तरह जर्मेनियम होगा तो हाइड्रोजन जर्मेनाइड, और क्या हो जाएगा? हाइड्रोजर्मेनिक एसिड। ठीक है, उसी तरह से नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन था NH3 वाला था, तो हाइड्रोजन नाइट्राइड, ये क्या होगा? PH3 हाइड्रोजन फॉस्फाइड, फॉस्फोरस से फॉस्फाइड, और नाम अगर एक्वस होता तो हाइड्रोफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद आर्सेनिक, तो क्या हाइड्रोजन आर्सेनाइड गैस फेज में, और एक्वस फेज में हाइड्रो आर्सेनिक एसिड हो जाएगा। ऑक्सीजन तो होता नहीं है, सल्फर का बता दिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, और एक्वस फेज में हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। उसके नीचे सिलेनियम, हाइड्रोजन सिलेनाइड लिखाए थे हम, और हाइड्रोसेलेनिक एसिड है ना, और TE टेलुरियम उसके नीचे होता है, तो हाइड्रोजन टेलुराइड या हाइड्रोटेल्यूरिक एसिड हो जाएगा। उसी तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो हम बताए ही। तो ये जितना भी हाइड्रो एसिड हो सकता है सबका नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम है तो मेटल आ गया, तो मेटल का नहीं लिया जाता है। अगर फिर भी नाम लिखेंगे तो क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन एल्यूमिनाइड, लेकिन एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम हो जाता है, इसलिए एल्युमिनियम में आइड नहीं जोड़ते, इसलिए हम लिखे कि मेटल में उसका नहीं लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद क्या होना चाहिए? नॉन मेटल ना। हाइड्रो एसिड में बताया था हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, एल्युमिनियम तो मेटल है, वो लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइड्रो एसिड के बारे में। ठीक है, इसका और जो पार्ट है ये करीब करीब 4-5 पार्ट में क्लियर होगा इस तरह से। तो ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट फिर अगले दिन बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।